विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 107वीं गोष्ठी, जो कि उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है रीतिकाल की अवधारणा। इस संगोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं पूजनीय डॉक्टर शाहबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख जी, जो कि पुणे से हैं, संस्थाध्यक्ष हैं। और मुख्य अतिथि रहेंगी हमारी आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी। तो आइए हम इस गोष्ठी का प्रारंभ सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पूर्णिमा मालवीय जी को। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। क्योंकि अभी तक वो जुड़ नहीं पाई हैं, इसलिए मैं पूर्णिमा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है पूर्णिमा जी। जी, विश्व साहित्य हिंदी सेवा संस्थान के समृद्ध मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सरस्वती वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ शारदे को नमन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित कला, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृत भी देवै सदा वंदिता। सामान पांडु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापः। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तात्कालिक सरस्वती वंदना के लिए आप उपस्थित हुई, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। बहुत ही सुंदर वंदना, और आशा है माँ की कृपा हमारे इस मंच पर बनी रहेगी। इसी के साथ साथ आदरणीय मुख्य अतिथि जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और मणिबेन जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं सादर स्वागत क्षमा चाहूंगी एकदम से। कोई बात नहीं। वो पूजा में एक चली गई और मेरे दिमाग से इस तरह से उतरा कि हम क्या बताऊं। कोई बात नहीं मैम, ऐसा हो जाता है। और दूसरी बहन ने कर दी, बात बराबर है। और कोई बात नहीं मैम। मीना जी, और इधर जो आंधी पानी आ गया अचानक से और पावर वगैरह कट गया मेरे दिमाग से एकदम ही। अभी आप कॉल की तब मुझे ये हुआ, तब मैं मीटर में चार्जर में लगा करके और तब मैं आपका स्वागत है इस मंच पर। और मीना जी भी पटल से जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर। और हो गया, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। लेकिन मैं हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल, मैं रचना ये पढ़ गीत वगैरह, और आप लोग कहिए मैं जुड़ी हूँ आपसे बिल्कुल। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत हो। बिहारी जी के इस दोहे के साथ साथ मैं रीतिकाल के इस की शुरुआत करते हैं। अभी तक रामचंद्र जी पर हम विदेशों की गलियों में तक भटक गए, अवध की गलियों में ही नहीं, विदेशों की गलियारे में भी हम जा के रामचंद्र जी को ढूंढ कर आए। और अब हम रीतिकाल की शुरुआत कर रहे हैं इस गोष्ठी से। तो मैं सादर स्वागत करती हूँ, इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रश्मि लहर जी का स्वागत भाषण के लिए। स्वागत विश्व हिंदी सेवा संस्थान प्रयागराज के सभी वरिष्ठ जनों को मैं सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ और सभी को मेरा सादर नमन। और मैं दो पंक्तियों से अपने अध्यक्ष महोदय का स्वागत करना चाहूंगी कि स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। हमारे संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सबकी ऊर्जा हमेशा बढ़ाने वाले और प्रेरक व्यक्तित्व आदरणीय शाहबुद्दीन शेख साहब को सादर चरण स्पर्श और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी प्रेरणा है जो हम लोग बहुत स्फूर्ति से इस पटल से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं हृदय तल से स्वागत करना चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि जी का, प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी का, जो कि प्रभारी हैं हिंदी विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की।
और अभी अभी सरस्वती वंदना की है मालवीय जी ने, तो मैं पूर्णिमा मालवीय जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही अच्छी सरस्वती वंदना आपने करी है। और मंच संचालन के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे जी का बहुत स्वागत कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मंच संचालन करती हैं। एक तरह से हमें लगता है इनका एकाधिकार है। बहुत ही अच्छा मंच संचालन करती हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने इस पटल पर पूरे भारत के ही लोग जुड़े रहते हैं, तो आज भी इसी तरह बहुत अच्छे वक्ता भी जुड़े हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मोटे जी जुड़ी हैं, मैं उनका हृदय तल से स्वागत करती हूँ, जो कि स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एवं अनुसंधान केंद्र न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर महाराष्ट्र की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और हमारे जो वक्ता हैं प्रोफेसर रॉबर्ट मुल्ला जी, हिंदी विभाग डीपी महाविद्यालय कोरेगोन महाराष्ट्र की, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में अपने को इस तरह स्वागत उद्बोधन के रूप में पाकर। और मैं स्वागत करना चाहूंगी अपनी जो आभार के लिए श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी हैं, उनका भी मैं बहुत आभार करती हूँ कि आप पटल पर उपस्थित हैं। और आपका बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने हमें स्वागत उद्बोधन के लिए चुना है। और डॉक्टर त्रिपाठी सर जुड़े हैं, डॉक्टर भरत सर, डॉक्टर प्रतिमा जी। अगर माफ कीजिएगा अगर हम कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो, तो आप सभी का हृदय तल से, डॉक्टर सुनीता जी आप सभी का हृदय तल से स्वागत करती हूँ। और स्वागत करती हूँ अपने सचिव जी का, जिनकी जो कर्मठता है वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा बनी हुई है। और आप सभी का आज के इस अच्छे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी बहन दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और यदि किसी का नाम धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय तल से हुई नहीं थी इस बार मैडम। नहीं, आप सभी का स्वागत है। और मैं अब दोबारा डॉक्टर रश्मि चौबे मुझे याद आया क्या? कोई बात सभी का नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपको पटल समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर स्वागत। और साथ ही साथ मेरा भी उत्साह बहुत बढ़ा है, अच्छा उसके स्वागत, लिए उसके लिए बहुत बहुत तालियां। अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रश्मि लहर जी। इसके साथ साथ मैं श्रद्धांजलि का आज एक कार्यक्रम है छोटा सा, उसके लिए मैं आदरणीय संस्था सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत आमंत्रित है सर यहाँ पर मंच पर आप सभी को नमस्कार। कल अभी हम लोग इस आयोजन को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट का मौन रखेंगे। कल संस्था के 2014 से 2021 तक राजस्थान अजमेर राजस्थान से हिंदी सांसद रहे डॉक्टर वलीउल्लाह खां फरूक जी हमारे बीच नहीं रहे। जब भी वो जुड़े रहे हैं संस्था से, और संस्था से जुड़ने जब उन्होंने 2021 में मुझसे कहा था कि द्विवेदी जी अब मैं लिख पढ़ नहीं पाता हूँ और नहीं कुछ काम कर पाता हूँ, तो मैं संस्था से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पद से विमुक्त कर दीजिए। हमारा आपका आत्मीय बंधन है, पद का कोई बंधन नहीं है। और संयोग ऐसा, अभी एक पत्र उनका, एक किताब अभी आई थी मेरे पास 1 महीने पहले, जिसमें उन्होंने अपने हाथ से हर बार वो चिट्ठी लिखते थे मेरे लिए, जब भी कोई किताब है तो भेजते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हुई थी, लेकिन चिट्ठी बहुत ज्यादा पढ़ने में नहीं आ रही थी। उसके अंत में उन्होंने लिखा था, दीदी शायद ये मेरा आखिरी पत्र हो और ये मेरी आखिरी समीक्षा हो। ये किताब मैं भेज रहा हूँ आपको, इस पे समीक्षा आप ही लिखेंगे। आप ही मेरी हर किताब पे पहली समीक्षा लिखते हैं, तो इस किताब पे भी समीक्षा ये आप ही की होनी चाहिए। और संयोग ऐसा हुआ, कल मुझे शाम को अचानक खबर लगी कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बड़े ही पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार
गजलकार भी थे। उनकी गजल की कई किताबें संस्था के पुस्तकालय में रखी हुई हैं। साथ ही उनके पास मतलब हिंदी के प्रति वो हमसे हमेशा कहते थे, जब उन्होंने संस्था को के बारे में उनको कहीं से मान चला था, तो उन्होंने मुझसे फोन कर कहा, द्विवेदी जी आप ये हिंदी सेवा का बीड़ा क्यों उठा रहे हैं? हिंदी सेवा आज की डेट में सबसे मुश्किल कार्य है। चाहे कोई सहयोग नहीं करता इस काम में, सहयोग करने वालों की संख्या नगण्य के बराबर है। कोई और काम करिए तो आपको लोग मिलेंगे, लेकिन इस काम में बड़े गिने चुने लोग आपको मिलेंगे। हमने कहा आप तैयार हैं कि नहीं? कहने मैं तो आपके साथ पूरी तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद उन्होंने राजस्थान में काफी लोगों को जोड़ा संस्था से। तो कल मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे एक खबर लगी, लेकिन ऊपर वाले की जो माया है उससे हम लोग कहीं से भी किनारे नहीं हो पाते हैं। हम लोग दुनिया में रोज जीते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से वो करते हैं, लेकिन एक मृत्यु में ऐसी चीज है कि जो ऊपर वाला अपने हिसाब से करता है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हालांकि उम्र उनकी लगभग 85 से ऊपर की हो चुकी थी, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी हुई कि जो उनकी मृत्यु हुई वह पवित्र रमजान माह में हुई है। और सबसे बड़ी चीज थी कि कल अंतिम जुम्मे की नमाज थी और उनके परिवार से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बिस्तर पे ही उन्होंने जुम्मे की नमाज अदा की और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद 2 घंटे बाद वो चल बसे। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही मुझे सुखद लगा कि मतलब एक तो बहुत पवित्र आत्मा था। रमजान का, ऊपर से जुम्मे का आखिरी नमाज अदा करना, उसके 2 घंटे बाद जाना, ये बड़ा मुझे सुखद भी लगा। तो हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को चालू करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हिंदी के साधक और कहते हैं कि एक तरह से संत आत्मा को हम सभी की ओर से सादर श्रद्धांजलि इस मंच से दी गई है और आशा है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। चलो हमारी नाव उस तरफ चल चुकी है रीतिकाल की ओर। तो आज के जो सम्मानीय वक्ता हैं मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मोटे जी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एवं अनुसंधान केंद्र, न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर, महाराष्ट्र से हैं। सादर स्वागत करती हूँ मैं उनका। यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो वो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें और अपना माइक भी ऑन कर लीजिए। हाँ है, आदरणीय मैम है, आप सुन रही है ना मैम? जी 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 जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। जी, धन्यवाद धन्यवाद।
और आदरणीय मैम ने को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, अखिल भारतीय समता परिषद द्वारा आदर्श शिक्षा पुरस्कार, स्नेहालय अहमदनगर विशेष पुरस्कार, और इनके शोध निर्देश मार्गदर्शक सावित्री फुले विश्वविद्यालय से हैं आदरणीय मैम, और पुस्तकें लिखी हैं, अनुवाद की हैं, लेख भी लिखे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं सादर इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अभिनंदन है आदरणीय मैम का, स्वागत है उद्बोधन के लिए आदरणीय। धन्यवाद मैडम। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर से रीति की अवधारणा इस विषय पर संपन्न हो रही इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष के रूप में विराजमान आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा मलिक, वक्ता के रूप में प्राध्यापक राबन मुल्ला, इसके साथ ही संस्था के आदरणीय सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी, कार्यक्रम की संयोजिका बहन श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी, उनकी सभी सहयोगी श्रीमती मणिबेन द्विवेदी, श्रीमती रश्मि लहर जी, डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय और आप सभी महानुभाव तथा छात्र जो कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक अवसर मुझे प्राप्त हो चुका है आप लोगों के साथ जुड़ने का, बहुत प्रसन्नता हो रही है। विशेष रूप में कि रीति की अवधारणा को लेकर, रीति साहित्य को लेकर संगोष्ठियां लेना, और विशेष रूप से उस माहौल में जैसे कि साहित्य के प्रवाह में जब अलग अलग विमर्शों का दौर चल रहा है, कई बार प्रश्न भी उपस्थित किए जाते हैं कि रीतिकालीन साहित्य जो है, उस रीतिकालीन साहित्य को लेकर जैसे कि एक माहौल बन चुका है छात्रों को लेकर भी, कि इस कालखंड को लेकर जो रचनाएं लिखी गई है, जो साहित्य लिखा गया है, उसकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, उन्हें लेकर कभी कभी एकांगी दृष्टि भी अनुभव की जाती है। वास्तविक रूप में साहित्य किसी भी युग तक क्यों न हो, अपनी को प्रतिबिंबित करता जरूर है। और रीतिकाल की अवधारणा को लेकर जब बात की जाएगी तो ये अनुभव हो रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्राचीन परंपरा है, और साहित्य की प्राचीन परंपरा में काल विभाजन को लेकर जो अभी तक विद्वानों में मतभेद है, एक प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नामकरण और उस नामकरण के पीछे उनकी भूमिका, इस परिप्रेक्ष्य में जब हम अनुभव करते हैं कुछ चीजों को नए सिरे से, इस कालखंड को लेकर साहित्य के इतिहास के पुनरावलोकन की दृष्टि से मुझे लगता है कि रीतिकालीन साहित्य को लेकर थोड़ा सा विचार मंथन होना आवश्यक है, और आपने इस आवश्यकता की पूर्ति कर दी है। मुझे विशेष रूप से आप सभी का यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना अच्छा लगेगा, और अभिनंदन भी कि रीतिकाल की अवधारणा को लेकर जब इस तरह का माहौल छात्रों के बीच में है, मैं विशेष रूप से छात्रों को केंद्र में इस कारण से रख रही हूँ क्योंकि अभी भी आदरणीय गोकुलेश्वर सर जी ने एक मुद्दा उपस्थित किया है कि हिंदी की सेवा करने वालों को कितनी कठिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, और जबकि हम महाराष्ट्र में हिंदी भाषी प्रदेशों में इस साहित्यिक गतिविधियों को लेकर काम करते हैं, तो बहुत सारी अवधारणाओं को लेकर छात्रों के सम्मुख एक ऐसा परिदृश्य अनुभव हो रहा है कि भक्ति काल तो स्वर्ण काल की दृष्टि से चर्चा के लिए लिया जाता है, उसके जैसे कि आज भी मूल्यबोध को हम नकार नहीं सकते, लेकिन
आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य और आधुनिक काल का पूरा साहित्य, इस संपूर्ण माहौल को लेकर जब चर्चा की जाएगी या उसे लेकर विचार व्यक्त किया जाएगा, तो सबसे पहले रीतिकाल की अवधारणा पर बात करते समय मुझे यह मत प्रकट करना अच्छा लगेगा कि रीतिकाल का जो साहित्य है, उस साहित्य को लेकर हमें सर्वांग दृष्टि से पुनः नए सिरे से चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ, रीतिकालीन साहित्य को लेकर हम ये अनुभव करते हैं कि रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां, श्रृंगारिक प्रवृत्ति तो विशेष रूप से चर्चा में ली जाती है। तो ये जो श्रृंगारिकता है, तो उस श्रृंगारिकता को लेकर भी जो परिदृश्य अंकित किया गया है, तो इस परिदृश्य को लेकर भी मैं भाष्य करूंगी, विशेष रूप से उन रचनाकारों को लेकर कि जिन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से रीतिकाल के उस परिवेश में, श्रृंगारिक परिवेश में और उस काव्यांग निरूपण की परिपाटी को लेकर जो प्रयास किए हैं, उसे लेकर मुझे बात करनी है। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो रीतिकालीन साहित्य है, उस रीतिकालीन साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से आदिकाल में भी क्षीण रूप में क्यों न सही ये प्रवृत्ति प्रवाहित थी। हमारे साहित्यिक दृष्टि से रीतिकाल को लेकर जब बात करनी है, तो रीति शब्द जो है ये विशेष रूप से दो शास्त्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक तो काव्य शास्त्रीय परिधि में एक सिद्धांत के रूप में रीति शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत को स्थापित करने का बखूबी प्रयास किया है और काव्य शास्त्रीय परिधि की दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं, तो हमें ये अनुभव होता है कि प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने रीति को लेकर जो अपने मतों की अभिव्यंजना की है, उसमें विशिष्ट पद्धति से की हुई काव्य रचना को लेकर ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हाँ, उसकी बीज भूमि या पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की हुई अनुभव होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जब काल विभाजन को लेकर और नामकरण को लेकर प्रश्न उपस्थित होता है, तो अनेक ऐसे आचार्य हैं कि इन आचार्यों ने अपने अपने मतों के अनुसार इस कालखंड को संबोधित करने का प्रयास किया है। उसमें जैसे कि ग्रियर्सन ने प्रयास किया और जॉर्ज ग्रियर्सन के प्रयास के अनंतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को जो रीतिकाल ये नाम दिया है, उसे लेकर ये अनुभव होता है कि विशिष्ट पद्धति से की हुई काव्य रचना। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा, किसी सामाजिक प्रवृत्ति के द्वारा कोई कार्य करता है, विशिष्ट ऐसा कार्य करता है, तो फिर उसके बाद उसके मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करने वाले अनेक लोग दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन भी होता है और लगभग हमें ये अनुभव होता है रीतिकालीन साहित्य को लेकर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस कालखंड की इन समस्त स्थितियों को देखते समय रीतिकाल के नाम देने का प्रयास किया है। और दूसरी बात कि उन्होंने इसके साथ ये भी मत प्रकट किया है कि वास्तविक रूप में हम ये देखते हैं कि साहित्य सृजन में कई प्रकार की प्रवृत्तियों को परिलक्षित करते हुए जो नामकरण किए जा रहे हैं, उन नामकरणों के अंतर्गत रीति शब्द उस काव्य विशेष के लिए रूढ़ किया गया है कि जो प्राचीन कालखंड से लेकर वर्तमान कालखंड तक अभी तक प्रयुक्त किया जा रहा है। अब यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं एक मत अभिव्यंजित किया था। वे ये कहते थे कि श्रृंगार की दृष्टि से अगर कोई इस कालखंड को श्रृंगार काल कहे तो ये नाम दे सकते हैं, या उस प्रवृत्ति को परिलक्षित करते हुए उस काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित कर सकते हैं। हाँ, एक दृष्टि से ये कहा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से श्रृंगार रस को लेकर इस नाम को मान्यता दी थी कि उनका मत ये था कि चाहो तो इस नाम से भी
संबोधित किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत था रीतिकाल की अवधारणा को लेकर या रीतिकालीन साहित्य को लेकर, तो रीतिकालीन साहित्य को लेकर जब बात की जाएगी तो 1700 से 1900 तक का ये पूरा कालखंड, और इस कालखंड में हम अनुभव करते हैं कि रीतिकाल के पूर्व की जो स्थितियां है भक्ति काल की, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सुवर्ण काल के नाम से संबोधित करते हैं, तो रचनाकारों ने समाज हिताय या स्वांत सुखाय की दृष्टि से उन तत्कालीन स्थितियों में भक्ति साहित्य का जो सृजन किया था, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी रीतिकालीन श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति या दाम्पत्य भावना दिखाई देती है, लेकिन उस दाम्पत्य भावना के पीछे का प्रयोजन अध्यात्म या परमार्थिक दृष्टि से था। जबकि यहाँ हमें यह अनुभव होता है कि भक्तिकालीन कालखंड के बाद और नवजागरण अर्थात रीतिकाल के बाद का जो आधुनिक कालखंड है, इन दोनों कालखंडों के बीच का ये जो कालखंड है जिसे हम रीतिकाल के नाम से संबोधित करते हैं, तो उस कालखंड की उन स्थितियों के संदर्भ में थोड़ा सा चिंतन करना आवश्यक लगता है इन कारणों को लेकर कि एक ऐसा परिदृश्य है कि इस परिदृश्य में जबकि भक्ति काल में ये अनुभव हुआ कि स्वांत सुखाय रचना की है और साथ ही उन्होंने अपने वैयक्तिक कर्म के साथ साथ समाज प्रबोधन की भी भूमिका निभाई। कबीर जी है, रैदास जी है, ये अपने नित्य कर्म गृहस्थिक कर्म करते हैं और साथ ही मतलब आजीविका के लिए किसी के आश्रय की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। जबकि हम ये अनुभव करते हैं कि रीतिकालीन कालखंड के बाद का जो कालखंड आता है नवजागरण का, तो उस नवजागरण के कालखंड में भी हम ये अनुभव करते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की चेतना थी आजादी को लेकर। लेकिन रीतिकालीन कालखंड को देखते समय हमें यह अनुभव होता है कि रीतिकाल का जो साहित्य लिखा गया, विशिष्ट रूप से की गई ये जो काव्य रचना है, तो जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य की पार्श्वभूमि पर चिंतन करना महत्वपूर्ण लगेगा, क्योंकि इस कालखंड में हम ये अनुभव करते हैं कि रीतिकालीन साहित्य में किसी भी तरह से सामान्य जनों को लक्षित करते हुए कुछ लिखा नहीं गया है। हाँ, केवल मतलब केंद्र में सामान्य मनुष्य आदमी या उसकी स्थितियों का अंकन बखूबी नहीं है। तो इस कालखंड में जो अंकन किया गया है, उस अंकन के पीछे की भावभूमि जो है, पृष्ठभूमि जो है, वो पृष्ठभूमि केवल इन कारणों को लेकर है। जैसे कि आदिकाल में कविता राज आश्रय को लेकर लिखी गई, उसी तरह से रीतिकाल में भी राज आश्रय को लेकर कविता लिखी गई। अब राज आश्रय को लेकर लिखी गई इस कविता को लेकर हम ये अनुभव करते हैं कि उस कालखंड में जैसे कि होड़ सी लगी हुई थी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए और अपनी आजीविका के लिए। लेकिन अपनी आजीविका के लिए लिखते समय भी रीतिकाल के जो कवि है उन्होंने जो लिखा है, उनमें कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां हमें अनुभूत होती है। और इन विशिष्ट प्रवृत्तियों को देखते समय ये अनुभूत होता है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत जो लिखा है, जो सृजन किया है, उस सृजन के पीछे की भावभूमि जब हम देखते हैं तो उस भावभूमि में सम्यक रूप से साहित्यिक जो शैलियां है या काव्य शास्त्रीय तत्व जो है, उन तत्वों को लेकर लिखा गया। अब यहाँ रीतिकाल का जो साहित्य है, उस साहित्य में हमें तीन प्रकार की प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। और उन प्रवृत्तियों को देखते समय मतलब काव्यांग विवेचन की प्रवृत्तियां है, जिसमें कि प्राचीन संस्कृत साहित्य जो है, उस प्राचीन संस्कृत साहित्य में जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों के ग्रंथों का निर्माण, उसका निरूपण करने की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है। और दूसरी प्रवृत्ति जैसे कि हमें अनुभव होता है कि कवि कर्म और
इन्होंने रीति कर्म एक साथ किया है। कवि कर्म और रीति कर्म दोनों एक साथ करते समय जैसे कि लक्षण और उदाहरणों को लेकर लिखा गया है। अब लक्षण और उदाहरणों को लेकर जिन कवियों ने लिखा है उनमें चिंतामणि है, मतेराम है, पद्माकर है, देव आदि कवियों का हम उल्लेख कर सकते हैं कि इन कवियों ने ये लक्षण और उसके उदाहरण देने का प्रयास किया है। तीसरी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है कि इन्होंने लक्षणों को तो महत्व नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जो साहित्य सृजन किया है वो छंदबद्धता को लेकर साहित्य सृजन किया है। अब रीतिकाल का जो समस्त साहित्य है, उस रीतिकाल के समस्त साहित्य में हमें ये तीन प्रवृत्तियां दिखाई देती है। इन तीन प्रवृत्तियों को लेकर रीतिकालीन साहित्य में हमें ये अनुभूत होता है कि प्राचीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अवगाहन करते हुए अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने की जो होड़ लगी हुई थी वह भी उसके पीछे दिखाई देती है। और दूसरा कि जैसे अनुभव किया जाता है कि रीतिकाल में जो साहित्य लिखा गया है वह साहित्य अधिकतम मात्रा में उस युग का प्रतिबिंब माना जाएगा, उस युग की स्थितियों को लेकर वो लिखा गया। अब उन स्थितियों में जैसे कि हम ये अनुभव करते हैं कि दो प्रकाशमान कालखंडों के बीच का एक अंधकारमय कालखंड, इस कालखंड को कहा जा सकता है इस कारण को लेकर क्योंकि भक्ति काल में बहुत उदात्त जैसे कि उदात्त धारणा को लेकर लिखा गया और नवजागरण के कालखंड में जो कि दो कड़ियों के बीच का रीतिकालीन कालखंड है, तो उस कालखंड में भी राष्ट्र चेतना मुख्य रूप से थी। लेकिन रीतिकालीन साहित्य जो लिखा गया तो उसमें हमें ऐसी कोई चेतना अनुभव नहीं होती। रीतिकालीन साहित्य को लेकर ये अनुभव किया जाता है कि रीतिकाल का साहित्य लक्षण ग्रंथ और काव्यांग निरूपण के इर्द गिर्द कहीं जैसे कि उसी की परिपाटी में, उसी परिधि में लिखा जाता हमें अनुभव होता है। मैं एक मत व्यक्त करना चाहूंगी इसके संदर्भ में कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले पुनर्मूल्यांकन की बात कही थी कि हम प्रवृत्तियों को लक्षित करते हैं, रसात्मकता को लक्षित करते हैं, लेकिन इस रसात्मकता की, श्रृंगारिकता की परिपाटी में एक बात अनुभव की जाती है कि प्राचीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को लेकर नायिका भेद वगैरह वगैरह श्री के अंग प्रत्यंगों को लेकर लिखा गया। तो नए सिरे से जैसे कि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को लेकर मैं एक बात, अपनी बात रखना चाह रही हूँ कि इस कालखंड में जो लिखा गया है उसे लेकर जैसे कि नारी को लेकर कि केवल उसका नारी विमर्श की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केवल उसका भोग्य रूप यहाँ चित्रित हुआ है। तो यह भी एक दृष्टि है, उस दृष्टि के संदर्भ में भी सोचने की आवश्यकता है। रीतिकाल की अवधारणा को लेकर जब हम बात करते हैं तो ये अनुभव होता है कि रीतिकालीन साहित्य जो है उस साहित्य को लेकर बिल्कुल एकांत दृष्टिकोण न रखते हुए मैं ये मत यहाँ विवेचित करना चाह रही हूँ कि रीति की अवधारणा को लेकर जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे कि श्रृंगारी के साथ भक्ति से संबंधित साहित्य भी लिखा गया, लेकिन हाँ एक ऐसा चोला उस वक्त पहना गया कि भक्ति की आड़ में लेकर भी श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति अनुभव होती है। और कुछ गिने चुने ऐसे कवि हैं कि इन्होंने संयमित रूप से कुछ काव्य रचनाओं का सृजन किया हुआ हमें दिखाई देता है। रीतिकालीन साहित्य में हमें तीन प्रकार के आयाम दिखाई देते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब इस पर बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल दो आयाम इसके मान्य किए हैं, दो भागों में इसका विभाजन किया है, लेकिन उनके परवर्ती बाद के जो साहित्यकार हैं, इन बाद के साहित्यकारों ने
तीन आयामों में इसे व्यंजित किया है। तीन भेद उसके किए हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इस दृष्टि से रीतिकाल का जो साहित्य है, रीतिकाल के जो कवि है, उन कवियों को वर्गीकृत करते समय हमें यह अनुभव होता है कि यह वर्गीकरण करते समय जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निरूपण किया है उन्हें केंद्र में रखा है। उसके बाद हम ये अनुभव करते हैं कि कुछ रचनाकार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों के साथ कुछ उदाहरण भी देने का प्रयास किया है। इस सम्यक परिवेश में हम ये अनुभव करते हैं कि एक मुक्तक की जो परंपरा है, उस मुक्तक की परंपरा में भी कुछ कवियों ने लिखा है। ये रीतिमुक्त कोटियों में आने वाले कवि हैं और रीतिमुक्त कोटियों में आने वाले कवियों में वे कवि हैं कि जिन्होंने अधिकतम मात्रा में अपनी व्यक्तिगत प्रणय भावना की अभिव्यंजना की है। और व्यक्तिगत प्रणय भावना की अभिव्यंजना करते समय ये रचनाकार जो है ये मुक्त रूप से साहित्य सृजन करते हैं, उसी काव्य शास्त्रीय परिपाटी का अनुसरण करते हैं। तो रीतिकाल का समस्त साहित्य जो है, उस समस्त साहित्य में हमें अनुभव होता है कि बिहारी, धनानंद, देव, पद्माकर आदि जो कवि है, इन सम्यक कवियों ने अपने अपने रचना कर्म में जो साहित्य सृजित किया है, वह साहित्य मुक्तक की कोटि में आने वाला साहित्य है। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस साहित्य की तरफ छात्रों का रुझान होने की संभावनाओं को लेकर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। तो रीतिकाल का ये समस्त कालखंड जो है, रीतिकाल की समस्त स्थितियां जो है, उन स्थितियों को देखते समय हमें अनुभव होता है कि रीतिकाल एक ऐसा कालखंड है कि जिस कालखंड में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को केंद्र में रखा है और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को केंद्र में रखते हुए अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए आवश्यकता के अनुसार नारी के अंग प्रत्यंगों को लेकर प्रणय भावना को उत्तेजित किया जा सके, ऐसा साहित्य लिखा गया। अर्थात रीति साहित्य एक विशिष्ट पद्धति की काव्य रचना है जो प्राचीन संस्कृत काव्य ग्रंथों को आधार मानकर की गई है। अर्थात प्राचीन संस्कृत काव्य ग्रंथों को केंद्र में रखते हुए की हुई इस सृजन यात्रा में हमें ये अनुभव होता है कि ब्रज भाषा और अवधि को लेकर इन रचनाकारों ने जो लिखा है, वह उस भाषा के स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही एक और बात यहाँ अनुभव होती है कि नीतिक साहित्य और वीर रस को उद्वेलित करने वाला साहित्य भी इस कालखंड में लिखा गया है। थोड़ा सा समय का थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। भूषण जैसे रचनाकार जो है, उन्होंने भी इस दृष्टि से जो लिखा है, लेकिन जैसे कि हम ये अनुभव करते हैं कि उस कालखंड में जो प्रवृत्तियां विशेष रूप से परिलक्षित की जाती है, उन प्रवृत्तियों को लेकर उस कालखंड का नामकरण किया जाता है। तो यही बात हम अनुभव करते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकरण काल के नाम से संबोधित किया है, इसे श्रृंगार काल के नाम से भी संबोधित किया गया है। और जैसे कि हम ये अनुभव करते हैं कि आज तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नामकरण जो है, वह नामकरण अभी तक सर्वमान्य करते हुए हम आगे जा रहे हैं। तो उस कालखंड की प्रवृत्तियों को लेकर रीतिकालीन साहित्य जो है, उस रीतिकालीन साहित्य की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को लेकर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि रीतिकालीन जो नाम दिया गया, वह विशिष्ट पद्धति से की गई काव्य रचना को लेकर मार्ग पद्धति या पथ को लेकर दिया गया नामकरण है। और वह नामकरण उचित है, ऐसा मुझे लगता है। जब तक पुनः नए सिरे से इसके पुनर्मूल्यांकन नहीं होता,
तब तक तो ये सर्वमान्य नाम है, ऐसा मुझे लगता है। समय अवधि का ध्यान नहीं रखा गया मुझसे। कोई बात नहीं। जी जी जी। ठीक। लेकिन फिर से एक बार मैं सम्माननीय मंच को पुनः एक बार यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके साथ जुड़ने का अवसर मुझे दिया गया और मेरे विचार आपने सुन लिए शांत मन से। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, शुरुआत बहुत सुंदर रही। आपने पूरा एक तरह से वर्णन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही इसकी समय सीमा 17 ईस्वी से 19 ईस्वी तक रखी और रीतिकाल भी उन्हीं का दिया हुआ नाम है। वैसे इसके नाम श्रृंगार काल, उत्तर मध्य काल, कला काल, बहुत सारे, क्योंकि अलंकार की प्रधानता रही इसमें इस काल में, क्योंकि नायिकाओं का वर्णन किया गया। कबीर राज दरबार में थे। आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया आदरणीय, उसके लिए धन्यवाद। और सच कहें तो पुनरावलोकन होना चाहिए, आपने ये भी यहाँ पर अपना मत रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम गौरवान्वित हैं इस मंच पर। आपने रीत काल के बारे में बहुत सुंदर शब्द कहे यहाँ पर। धन्यवाद आदरणीय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी और घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है। बिहारी जी के दोहे और घनानंद जी के दोहे को अगर हम पढ़ें तो बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। और एक एक दोहे को अगर देखते हैं तो चेहरे की भाव भंगिमा इतनी सुंदर सुंदर पढ़ी है हमने यहाँ पर इस काल में। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद आदरणीय। और साथ ही साथ मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी को मैं यहाँ पर मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रभारी हैं हिंदी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखंड से। इन्होंने 2 PhD की हैं और PhD अवार्ड में 18 करवा चुकी हैं। ये रिसर्च पेपर भी इनके 64 हैं। मतलब मैं अगर इनका बायोडाटा पढ़ रही थी तो बहुत ही सुंदर बायोडाटा है आदरणीय मैम का। ये परीक्षाध्यक्ष, सह परीक्षाध्यक्ष, उड़नदस्ता संयोजक, सदस्य, निरीक्षक के दायित्व पर सदैव सक्रिय रह चुकी हैं। और ये 3 विश्वविद्यालय में BOS की भी सदस्य हैं, एंटी रैगिंग के सदस्य, अनुशासन समिति के सदस्य, पत्रिका हेमनाथ के लेखक मंडल में चयनित, मांगलिक कार्यक्रम सदस्य, हरित वसुंधरा फाउंडेशन के केंद्रीय समिति के सह परामर्श ब्यूरो प्रमुख भी रह चुकी हैं। परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग हेतु जांच समिति की भी सदस्य हैं, चुनाव अधिकारी, छात्र कल्याण परिषद, छात्र शिकायत निवारण समिति सदस्य, सत्र 2019 और 2020, और सम्मान भी प्राप्त किए हुए हैं। भारतीय संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट में सम्मानित हुई हैं। सक्रिय प्राध्यापिका पुरस्कार भी मिल चुका है। और नागरी लिपि परिषद में भी निबंध प्रतियोगिता में ये भाग ले चुकी हैं, उसमें भी इन्होंने 2य स्थान प्राप्त किया। और बायोडाटा अगर मैं पूरा पढ़ना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर ससम्मान। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे महोदया हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। स्वागत है आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी का। आमंत्रित है मैम आप। आपका माइक अभी बंद है, खोल लीजिए कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व हिंदी साहित्य संस्थान प्रयागराज के सभी गणमान्य व्यक्ति, जिनमें प्रमुख हैं वक्तागण डॉक्टर राबन मुल्ला, डॉक्टर सुनीता मोटे। डॉक्टर राबन मुल्ला का अभी हो गया था क्या? ये इससे पहले मुझे पता नहीं। जी जी, ये मोटे जी का था। अच्छा, डॉक्टर राबन मुल्ला जी का रहता है अभी? हाँ, अभी रहता है। अच्छा, वैसे उनका होना चाहिए था मुझसे पहले। मुझे जो सूची दी गई है संस्था द्वारा, उसमें यही क्रम है, तो मैं इसी क्रम से। ओके। तो माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख, प्रिय वक्तागण डॉक्टर राबन मुल्ला, डॉक्टर सुनीता मोटे, कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी, कार्यक्रम की संयोजिका मैडम श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव और कार्यक्रम की संचालक मैडम रश्मि चौबे, डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय, श्रीमती रश्मि लहर, श्रीमती मणिबेन द्विवेदी एवं मेरे सभी प्रिय श्रोतागण। अभी
डॉक्टर सुनीता मोदी ने बहुत ही सारगर्भित बातें अपने वक्तव्य में हमारे सामने रीति काव्य धारा को लेकर प्रस्तुत की। रीति काव्य धारा हमारे हिंदी साहित्य की ऐसी प्रिय और मधुर काव्य धारा है कि हम अगर उसके साहित्य को अपने साहित्य से थोड़ा अलग करके देखें तो हमें लगेगा हमारे साहित्य का एक रसमय अंग कहीं तिरोहित हो जाता है। रीति काव्य धारा को समझने से पहले हमको ये जानना तो जरूरी है, जो मैडम ने बता दिया कि सन में अगर कहूँ तो 1600 से 1857 जब हमारी आजादी प्रारंभ होती है तो उसके पहले तक का काव्य रीति काव्य धारा में यानी संवत 1700 से 1900 तक का उसके मध्य आता है। ये कालखंड, लेकिन कोई भी काव्य धारा एक दिन में शुरू नहीं होती, उसके जो बीज हैं वो कहीं बहुत पहले से प्रारंभ होते हैं। रीति काव्य का जो स्रोत है वो पीछे से हमको प्राप्त होता है भक्ति काल के भक्ति साहित्य में भी, जैसे जहाँ राधा कृष्ण की प्रणय केलियों का वर्णन है, गीत गोविंद में चले जाओ तो वहां पर राधा कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वहां से लेकर ये यहाँ तक एक धारा अजस्र रूप से बहती चली आ रहा है। इस कालखंड में जो 1600 से 1857 तक का है, इस कालखंड में हमको 3 मुख्य धाराएं जो कि रिपीट ही कर रही मैं डॉक्टर मोटे ने बताई, उनमें है रसिक भक्ति काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक काव्य जिसको हमने रीति काव्य कहा, और साथ में स्वच्छंद प्रेम काव्य की परंपरा। ये हमको 3 प्राप्त होती है। तो भक्ति श्रृंगार और प्रेम की प्रवृत्तियों का जो उन्मिलन और विकास मध्य काल में हो चुका था, पूरा विकास हो चुका था, उसका एक बाद में जाता हुआ स्वरूप हमको कहाँ मिलता है? हमें मिलता है रीति काव्य के कालखंड में। रीति काव्य परंपरा में हम जब आगे आकर देखते हैं तो जो शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा है, इस शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा के बारे में जिसको कि रीति काव्य नाम दिया गया, शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा के कारण ही रीति काव्य नाम मिला रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस कालखंड को। आचार्य प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का भी जोर रहा, जिसे उस काल में रीति, कवित्र रीति या सुकवि रीति कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी को काव्य रीति का संक्षिप्त रूप बताते हैं। ये रीति जो नामकरण है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, समझ लीजिए हम उनके व्यक्तित्व को एक विशिष्ट प्रकार का आदर देते हुए और सम्मान देते हुए उसको स्वीकार करते हैं, जबकि इस पर काफी मतभेद भी हैं और अन्य जो परंपराएं और प्रवृत्तियां इस कालखंड में हमें प्राप्त होती हैं, भले ही वो काव्य नाम उनका प्रतिनिधित्व ना भी करता हो। इसमें जो शास्त्रीय आधार ग्रहण करने की प्रवृत्ति थी, उसमें कवियों ने विभिन्न शास्त्रों में काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक और नीति शास्त्र आदि का आधार ग्रहण किया। यानी काव्य शास्त्र में इन्होंने काव्यांग निरूपण किया, काम शास्त्र में नक्षिक वर्णन है, नायिका भेद वर्णन है और नारी विषय जो भी काव्य लिखा गया सौंदर्यानुभूति का उसको लेकर वो इसमें आता है। ज्योतिष, वैद्यक और नीति शास्त्र की कविताएं भी हमको इस कालखंड में प्राप्त होती हैं। विद्वत्ता प्रदर्शन की बौद्धिक प्रवृत्ति भी हमको इस कालखंड में प्राप्त होती है, जो कि हमें केशव में बहुलता से दिखलाई पड़ती। जो शास्त्रीयता का स्वरूप और क्षेत्र विस्तार हुआ इस समय के कवियों में, उसमें कुछ 5 वर्ग हम बना सकते हैं इस समय के काव्य को लेकर। एक तो काव्य शास्त्रीय तत्व हमें इसमें प्राप्त होते हैं, दूसरे काम शास्त्रीय तत्व प्राप्त होते हैं, तीसरे नीति शास्त्रीय तत्व प्राप्त होते हैं, भक्ति, वैराग्य और दर्शन शास्त्रीय तत्व भी प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा अन्य में वैद्यक, गणित, ज्योतिष आदि तत्व हमें इस कालखंड में प्राप्त होते हैं। परंतु सबसे ज्यादा प्रधानता जो प्राप्त होती है
वो काव्य शास्त्रीय तत्वों की हमको प्राप्त होती है। इनमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति जो हमारे संप्रदाय पहले से आ रहे थे, उनमें रस और अलंकार आदि को लेकर काव्य लिखा गया, जिसमें कविता और लक्षण और उदाहरण इनका प्रयोग किया गया। श्रृंगार रस में जो चीजें इन्होंने प्रमुखता से अपनाई, उनमें आलंबन और उद्दीपन का महत्वपूर्ण स्थान रहा इस काव्य के समय। अच्छा, भारतीय साहित्य के अंदर नायिका भेद की जो परंपरा है, उसका जो प्रवर्तन हुआ कामशास्त्रीय ग्रंथों से आरंभ हुआ और वहां से वो नाट्य शास्त्र में होती है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में पहुंची, जिसका इन कवियों ने अनुसरण किया। और ये भारतीय साहित्य की एक बहुत प्राचीन परंपरा थी। हिंदी कवियों ने इसको नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। नायिका के जो भेदोपभेद थे, उनमें उसके अतिरिक्त इन्होंने अंग प्रत्यंग, चेष्टाओं, वस्त्राभूषणों और साज सज्जा का भी अपने उसमें वर्णन किया। जो काम शास्त्रीय तत्व थे, उन्होंने इसकी सामग्री कहाँ से ली? कवियों ने कामसूत्र से, रति रहस्य से और पंचशायक से इन्होंने अपनी सामग्री को ग्रहण किया। अवधारणा की बात कर रहे थे, ये विचार इन्होंने कहाँ से ग्रहण किए? अवधारणा माने विचार, इनको ये लाए कहाँ से? तो ये लाए कामसूत्र से, रति रहस्य से और पंचशायक से। नीति शास्त्रीय तत्वों में इन्होंने क्या निरूपण किया? व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आचरण संबंधी बातें, अर्थनीति और राजनीति, दोनों पर इन्होंने अपनी कविता से प्रकाश डाला। भक्ति, वैराग्य और दर्शन शास्त्र की कविताएं भी की, ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं में रहा, ये भी हमको मिला। लेकिन ये कब मिला कवियों में? ये जब मिला कवियों में जब वे या तो स्वयं वृद्ध हो गए या उनके आश्रयदाता बड़े हो चुके। जैसे स्वतः वृद्धावस्था में जाकर चाहे कवि है, चाहे उसका आश्रयदाता है, उसका रुझान किधर हो जाता है? भक्ति और वैराग्य और अध्यात्म की तरफ हो जाता है। तो इनकी कविता में भी भक्ति और वैराग्य और अध्यात्म के दर्शन उन परिस्थिति में हुए जब वे वार्धक्य को प्राप्त हो रहे थे। कुछ कवियों ने अपने समय से प्रचलित बातों को भी अपने काव्य में रखा। जैसे ज्योतिष का एक महत्व भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में बहुत ज्यादा है। उन्हें ये पता होता है, मैं 1 मिनट चार्जर लगा रहा हूँ, जरा सा बैटरी 2% रह गई, चार्जर लगाऊंगी बीच में, तो उसका भी इन्होंने वर्णन किया। काव्य शास्त्रीय जो तत्व थे, उनके आधार स्रोत इनके कौन से ग्रंथ थे? जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे, नाट्य शास्त्र और दशरूपक और साहित्य दर्पण, इनके आधार ग्रंथ रहे, जहां से इन्होंने अपने वैचारिक स्रोत प्राप्त किए। काम शास्त्रीय ग्रंथों में मैंने बताया आपको वात्स्यायन कामसूत्र और कक्कोकर रहस्य और ज्योतिरीश्वर ठाकुर का पंच सायक इनका प्रमुख आधार स्रोत रहा, जहां से इन्होंने सामग्री ग्रहण की। नीति शास्त्रीय ग्रंथ के जो इन्होंने ग्रहण की सामग्री, वो हितोपदेश से और पंचतंत्र से और भर्तृहरि के नीति शतक, विदुर नीति और चाणक्य नीति, प्रश्नोत्तर मणिमालिका से इन्होंने अपनी वैचारिक सामग्री या अपनी सामग्री के स्रोत प्राप्त। मैं 1 मिनट बिहारी के दोहे देखिए, एक महीन काम जो वहाँ हुआ है वो कहीं नहीं मिलेगा। विशेषताएं जो है वो अपनी अनुपमेय है रीतिकाल की। रश्मि मैडम, सुचित्रा जी मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रही हैं क्या? हम हाँ सर तब तक इनको मणिबेन मैडम से कविता पढ़ना, इनको तो पढ़वा लीजिए। जी, मैं भी यही सोच रही थी, बिल्कुल आपने हाँ, सही हाँ। कहा। तो आदरणीय मणिबेन जी, हमारी सरस्वती वंदना में आप उपस्थित नहीं हो पाए, उसका खेद ना करें। आपका स्वागत है, आमंत्रित करती हूँ स्वागत है। आपकी कविता के लिए। उसके लिए पुनः क्षमा चाहूंगी कि कैसे मैं ये हो गई। कोई बात नहीं, क्षमा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो जाता है। जैसे अभी बैटरी डाउन हो गई वहां पर, तो ये सब चलता है। आपका स्वागत है जी, पर पहले से हम प्रिपेयर रहे हैं उसके लिए तो अच्छा है। मां शारदे को नमन करते हुए स्वागत। आप सभी आदरणीय को मैं बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। छोटी बहनों को और अपने बड़े भाइयों बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और एक रचना चूंकि
ये पिछले साल जो कोरोना चल रहा था, आज ही कल के दिन में चल रहा था, तो उस समय हमने कुछ रचनाएं लिखी थी। मैं भी कोरोना से ग्रसित थी और बेड पे लेटे लेटे जो हमने लिखा, वो बिल्कुल उसे हमने किसी विधा में नहीं बांधा। जो मेरे मन में आया, जो भाव हमने देखा, जो पढ़ा, जो सुना, बस वही हमने लिख दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि वही एक रचना आप सभी के समक्ष सुना दूं। ऐसे जी, तो गीत स्वागत। गजल बहुत हैं, लेकिन वही मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे याद आ रहा है। और उस समय हमने बहुत सारे अपने साहित्य के पुरोधाओं को खो दिया था, बहुत अपनों को परायों को। तो उन सभी को मैं पुनः एक बार नमन करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन लोगों को जो लोग हम लोग के मध्य से चले गए कोरोना में। तो एक रचना मेरी है, उसे मैं सुनाना चाहूंगी। दर्द पीरे आहे आंसू या चित्कार लिखूं, दर्द पीरे आहे आंसू या चित्कार लिखूं, वक्त का धोखा कुदरत का परहार लिखूं, वक्त का धोखा कुदरत का परहार लिखूं, तड़प तड़प कर सांसों को थमते देखी, तड़प तड़प कर सांसों को थमते देखी, कैसे बेबस अपनों को लाचार लिखूं, कैसे बेबस अपनों को लाचार लिखूं। और उसी समय किस तरह से लूट खसोट मची हुई थी, हम सभी ने देखा। कैसे लोग मतलब एक दरिंदे के तरह से लोगों से व्यवहार कर रहे थे, हम सभी ने देखा। मानवता दम तोड़ रही इंसान बन दानो, मानवता दम तोड़ रही इंसान बन दानो, चंद सिक्कों की खनक में बिकते देखा मानो, चंद सिक्कों की खनक में बिकते देखा मानो, हैवानियत की हद से गुजरे ही जब रक्षक, हैवानियत की हद से जब गुजरे रक्षक, कैसे करते सांसों का व्यापार लिखूं, कैसे करते सांसों का व्यापार लिखूं, बदहवास हो इधर उधर जब भागे अपने, बदहवास हो इधर उधर जब भागे अपने, खून से लथपथ टुकड़ों में बिखरे थे सपने, खून से लथपथ टुकड़ों में बिखरे थे सपने, चीख चीख जीवन की भीख वो रही मांगती, चीख चीख जीवन की भीख वो रही मांगती, चिथड़ों में लिपटा उजड़ा संसार लिखूं, चिथड़ों में लिपटा उजड़ा संसार लिखूं, पाई पाई जोड़ के ऊंचा महल बनाया, पाई पाई जोड़ के ऊंचा महल बनाया, कुछ अपनों के हक मारे कुछ किया कराया, एक बात पूछूं सबसे तुम सच बतलाना, एक बात पूछूं सबसे तुम सच बतलाना, दौलत शोहरत रुतबा कोई काम है आया, दौलत शोहरत रुतबा कोई काम है आया, अपनी ही गलती को आओ मिलके स्वीकार लिखूं, अपनी गलती को मिलकर स्वीकार लिखूं, कहाँ चूक हुई मानो से कुदरत का प्रतिकार लिखूं, कहाँ चूक हुई मानो से कुदरत का प्रतिकार लिखूं, बंद करो धरती का दोहन नदियों को दूषित करना, बंद करो धरती का दोहन नदियों को दूषित करना, वक्त रहे तू संभल जमानो गर्दिश का संसार लिखूं, वक्त रहे तू संभल जमानो
गर्दिश का संसार लिखूं, गर्दिश का संसार लिखूं, दर्द पीर आहे आंसू या चित्कार लिखूं। ये हमने बहुत सुंदर मणिबेन जी, मैं आज हमें ये आपकी कविता सुनने अब का मेरा मौका गला मिला। खराब है, कोई बात मेरा नहीं, गला खराब है। कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, तो आज चार्जर लगाना पड़ा आदरणीय मलिक जी को और आपकी कविता सुनने का मौका मिला। कोई हाँ, बात पता नहीं। नहीं कैसे ध्यान ही नहीं रहा। जी जी, आप सबके से मिलने की आतुरता में ये ध्यान ही नहीं रहा किसको कोई बात चार्ज नहीं। करूं। स्वागत है, अब हाँ। आप दोबारा हाँ, शुरुआत ठीक कर है। सकती हैं। और बहुत सुंदर हाँ। मणिबेन जी आपकी स्वरचित कविता। बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों का कि आप लोगों ने आदरणीय मलिक जी, आप दोबारा शुरुआत हाँ, कीजिए और थोड़ा मेरे ध्यान में संक्षिप्त में कर दीजिएगा। माधुर्य घोल दिया है मणिबेन मैडम ने। बहुत सुंदर कविता सुनाई और नदियों के ऊपर तो बहुत ही प्यारी बात लगी। आपसे मैं थोड़ा वहीं अनुरोध है कि शुरू थोड़ा करूंगी। अब संक्षिप्त मैं कर ये दीजिएगा बता अपना रही थी। अनुरोध। हाँ, मैं ठीक, जल्दी स्वागत समय खत्म हमने करूंगी। जो भी स्वागत। लिखा था लेटे लेटे वो बिल्कुल मेरे मन के भाव थे। बिल्कुल किसी बिल्कुल। विधा में हमने उसे नहीं समेटा था। जो मन में मेरे भाव, जो मैं देखती थी, सुनती थी, टीवी देखना भी छोड़ दी थी उस समय, तो पेपर वगैरह में बस वही लिखते थे, जैसे वो बन गया वैसे लिखते थे। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, तो स्वागत मैंने है। आप लोगों को ये बताया कि इन्होंने रीति काव्य का जो वैचारिक आधार है या रीति काव्य की जो अवधारणा है, यानी रीति काव्य ने जो अपने तत्व ग्रहण किए हैं वो पीछे किस परंपरा से, किन ग्रंथों से, किन स्रोतों से उनको ग्रहण किया, ये मैं आपको बता चुकी थी। अब क्या है कि रीति काव्य की जो भाषा है और रीति काव्य के जो क्या कहना चाहिए विभिन्न तत्व हैं, वो उन पर मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि जो ये केशव है, केशव की भाषा में हमें एक तरह की दुरूहता और जो क्लिष्टता प्राप्त होती है। अब क्योंकि केशव को रीति काव्य का एक प्रौढ़ और एक महत्वपूर्ण और एक आदि स्तंभ माना गया है। वो शायद उनके व्यक्तित्व के, उनके पांडित्य के कारण और उस आतंक के कारण उनको क्या माना गया कि केशव को हम सबसे प्रथम रखते हैं। लेकिन भाषा में जो रस है वो केशव की छंदों की लालच में, अलंकार प्रधानता के लालच में ऐसा लगता है कि कविता कामनी का रस कहीं तिरोहित हो गया है। उस रस को फिर कौन लाए हैं काव्य के क्षेत्र में? उसको लाए हैं बिहारी। बिहारी ने, जहां असल में मैं ब्रजभाषा क्षेत्र की ही रहने वाली हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है और बुलंदशहर से आगे आगरा मथुरा ये प्रारंभ हो जाता है ब्रज का क्षेत्र। जो सेंट्रल ब्रज है, जो केंद्रीय ब्रज है आगरा और मथुरा के बीच का, उस बोली को बिहारी ने अपनी कविताओं में, अपनी कविताओं में जितना सुंदर और ऊंचे स्थान पर लाके बिठा दिया है उसका तो कोई सानी नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किया है, उस भाषा के जो नए नए प्रयोग किए हैं बिहारी ने, वैसा हमको अन्यत्र बड़ा दुर्लभ है। अगर कहीं प्राप्त होता है तो वो हमें रीति काल में ही प्राप्त होता है, चाहे फिर मतीराम में देखें, पद्माकर में देखें या हम देव में देखें। यही हमको ब्रज का असली सूर तो है पीछे, सूर तो उसके राजा है उस भाषा के, परंतु रीति काल में हमको बिहारी, देव, मतीराम में भी ब्रज भाषा का उत्कर्ष प्राप्त होता है, उसका माधुर्य प्राप्त होता है, उसका वैशिष्ट्य प्राप्त होता है। आगे जो स्वच्छंद काव्य धारा भी इस कालखंड में बही, उसमें घनानंद और ये आलम बोधा जो भी हैं, उनमें भी हमको ये सेंट्रल ब्रज का माधुर्य दिखाई पड़ता है। अगर काव्य के क्षेत्र में हम कविताओं के रसपूर्ण कविताओं के कुछ गुच्छे उठाना चाहें तो फिर हमको उठाने पड़ेंगे कहाँ से? रीति काव्य से। रीति काल की जो कविता है, चाहे से अलंकार काल कहो या नक्श वर्णन वाली स्त्री की जो भोग वाली छवि है उसकी कविता कहो, लेकिन कविता की जो लय है, कविता का जो रस है, वो प्राप्त हमें रीति काव्य में प्राप्त हो, रीति काव्य में मिलता है। इसी में जैसे गिरधर कबीरा, ऐसी बात नहीं है कि नीति के दोहे, उनके दोहे देखो तो उसका भी और रसखान,
ऐसे कभी हमको अगर प्राप्त होते हैं तो वो रीति काल का ही एक हमारे पास खजाना है जिसमें हमको रस सिद्ध कवि प्राप्त होते हैं। मैं ये देखती हूँ जब हम उस काल को पढ़ाते हैं तो कविता का, अगर भारतीय कविता में हिंदी कविता का ऊंचा उत्कर्ष, हिंदी कविता का जो एक स्वरूप हमको दिल को छू लेने वाला, मन को मुग्ध कर देने वाला प्राप्त होता है, वो हमें रीति काल में ही प्राप्त होता है। अब ये तो रस की बात है। अगर हम देखें भूषण जो है इस कालखंड में अपने विशेष दायित्व का बोध कराते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर वीर रस भी है। देखते हैं हम रीति काल का जो भूषण का वीर रस का काव्य है, हमें ऐसा लगता है कि छलांग लगाकर वीर रस की कविता आदिकाल से हाथ मिला रही है भक्ति काल को छोड़कर। अगर हम देखें तो भूषण में वीर रस का चरमोत्कर्ष है, और भूषण की कविता में जहाँ द्वित्व है, जहाँ संयुक्त व्यंजन है, वहां पूर्ण व्यंजन रुक रुक कर कहने वाले, जैसे वो रक्त को रकत कहेंगे, और तब जो वीर और ओज हमें एक जो वीर रस है और उसकी जो ओजस्विता है वो प्राप्त होती है, वो हमको अन्यत्र दुर्लभ होती है। तो मैंने ये देखा और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीति काव्य धारा में या इस कालखंड में कविता के खूबसूरत पैमाने हमको प्राप्त होते हैं जिन पर हम मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। ना ही ये कलाकाल है, ना ही ये स्त्रियों के नक्शिक वर्णन का केवल काल है। अगर इसे हम इस दृष्टि से देखें तो कविता का कौन सा काल है, तो ये कविता के चरम का काल है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को इतिश्री देती हूँ। आपने व्यवधान के बाद भी मुझको सुना, इसके लिए मेरा धन्यवाद है, आभार है। अपनी से छोटी बहनों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा, जो सुनीता मोटे बहन है उनका मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छे से सारगर्भित अपना भाषण प्रस्तुत किया। रावण मुल्ला का मैंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, वो बोलेंगी क्या? जी जी बोलेंगी अभी। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आपको चार्जर वगैरह के लिए भी जाना पड़ा, तब भी आपने बहुत ही सुंदर और मंत्रमुग्ध, बहुत टेक्निकल माइंड नहीं है ना, वो उड़ गया बीच में से, नेटवर्क फिर से जुड़ा, अपने आप ही अकेले बेटा भी अभी घर में आपने नहीं है। हमें यहाँ पर समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपने अपना वक्तव्य यहाँ दिया और आपने बताया कि यहाँ सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, यहाँ काम शास्त्र भी का भी वर्णन है, नीति शास्त्र का भी वर्णन है, भक्ति वैराग्य का भी वर्णन है, और दर्शन तत्व भी है, वीर रस भी है। सिर्फ हाँ बिल्कुल, तो सिर्फ अकेला यही नहीं है कि हम नारी की सुंदरता का ही वर्णन कर रहे हैं, इसमें हमें रीति काल में बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया कि ये इन सब से ये कवि कहाँ से प्रभावित हुए, कौन से संस्कृत ग्रंथ से प्रभावित होकर इन्होंने ऐसा लिखा, इस जानकारी के लिए हम बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं कि हम इस मंच पर आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं अगले वक्ता की ओर चलती हूँ। प्रोफेसर रावण मुल्ला जी को सादर आमंत्रित करती हूँ मैं यहाँ पर। हिंदी विभाग, डीपी महाविद्यालय, कोरेगांव, महाराष्ट्र से हैं आदरणीय, और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके लेख छप चुके हैं और 27 वर्ष का इनका अनुभव है और गौरव चषक से सम्मानित हैं आदरणीय मैम। और कोहिनूर कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है और परीक्षा मूल्यांकन समिति की भी सदस्य रह चुकी हैं और परीक्षा निराकरण और परीक्षा सतर्क समिति की भी सदस्य रह चुकी हैं और बहुत ही सुंदर इनका बायोडाटा है। आदरणीय रावण मुल्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर उनके उद्बोधन के लिए। आइए मैम और हमें अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है आपका मंच पर। बस 1 मिनट और बोलना चाहूँगी। यहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा था आदरणीय शेख जी ने कि इस रीति काल में
समाज का वर्णन क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर बताया जा चुका है कि यहाँ पर दरबारी कवि थे, तो वो राजाओं को प्रभावित करने के लिए उनकी कविताएं ज़्यादा रहीं बजाय के समाज के लिए। तो नीति काव्य, जो नीति काव्य है उसमें समाज का ही वर्णन है। उसमें वर्णन है, पर ज़्यादातर ऐसी समाज से संबंधित कविताएं कम रही, शायद इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न रखा होगा। तो आदरणीय मुल्ला जी महोदय को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, मंच पर स्वागत है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आ रही है, सुंदर। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर से आज 107वीं राष्ट्रीय गोष्ठी आभासी माध्यम द्वारा संपन्न हो रही है। विषय रखा गया है रीतिकाल की अवधारणा। इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहे कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक गुरुवर्य आदरणीय डॉक्टर शाहबुद्दीन शेख सर जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर सुचित्रा मलिक उत्तराखंड से, वक्ता के रूप में डॉक्टर सुनीता मोटे अहमदनगर से है, सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर स्वर में ध्वनि की वंदना की है, सरस्वती की वंदना की है, वे है श्रीमती पौर्णिमा मालविया। स्वागत का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न जिन्होंने किया वे श्रीमती रश्मि प्रहर जी। कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है डॉक्टर रश्मि चौबे और कार्यक्रम के संयोजिका श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव तथा इस आभासी मंच से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण आदि को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। आज की संगोष्ठी का विषय उपेक्षित ही रहा है। अधिकांशतः गोष्ठियों में भक्ति का तथा संत साहित्य पर अधिक पैमाने पर संगोष्ठियां होती रहती है। हम सब जानते हैं कि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस काल का साहित्य जन सामान्य का साहित्य रहा है। राजा अमीर आदि से इन रचयिताओं का कोई भी संबंध न था। रीतिकाल का साहित्य इस दिशा में निरर्थक साबित होता है, क्योंकि समाज से इस काल के साहित्य का संबंध न के बराबर रहा है। उपेक्षा केवल यह वजह गलत आलोचकों की गलत धारणा को सिद्ध करता है। रीतिकालीन रचनाएं भले ही सामयिक विषयों से कोसों दूर क्यों न हो, परंतु कला की दृष्टि से यह संपन्न काल था। इस काल में लिखा गया अनेक विषयों का जो वर्णन है वो निश्चित ही विभिन्न दिशा की ओर हमें ले जाता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रीतिकाल की अवधारणा का शाब्दिक अर्थ यदि मैं बता दूं तो कल्पना या विचार को धारण करना, किसी वस्तु या पदार्थ को लेकर लेखक के मन में भाव के प्रति जो विचार उत्पन्न होता है उसे हम अवधारणा कहते हैं। इसी प्रकार रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं और रीतिकाल का साहित्य को लेकर लेखक के मन में जो विभिन्न विचारधाराएं पनप रहे हैं उसी का ही विश्लेषण मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से संवत 1700 से 1900 तक का काल ये रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार, रीति निरूपण,
अलंकारिता आदि प्रवृत्तियां इस युग की प्रधान रही हैं। इसलिए हिंदी विद्वानों ने इन प्रवृत्तियों के आधार पर रीतिकाल का नामकरण करने का प्रयास किया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है, तो राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कला काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे उत्तर मध्य काल या रीति काल के नाम से विभूषित किया है। इन नामकरण की यदि हम समीक्षा करेंगे तो पता चलता है कि यदि इसे हम अलंकार काल कहेंगे तो केवल कला पक्ष का यहाँ पर उद्घाटन होता है। हृदय पक्ष तो इससे अछूता रह जाता है। यदि हम इसे श्रृंगार काल कहेंगे तो श्रृंगार के सभी जो उपांग हैं जैसे रति, स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन का विवेचन इसमें नहीं हुआ है। यदि इसे कलाकाल कहेंगे तो इसमें काव्य के चमत्कृत एवं चातुर्यपूर्ण गुणों की ओर विशेष ध्यान देकर कला के नियम उपनियमों से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना की है। यहाँ रीति का अर्थ है काव्य रचना की विधि या पद्धति। इस युग के कवि एक ओर कविता लिखते तो दूसरी ओर लक्षण ग्रंथों की रचना करते समय काव्य के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए काव्य लिखते। अतः इस काल में रीति निरूपण की प्रधानता होने के कारण रीति काल या उत्तर मध्य काल इसे कहा गया है और जो एक सशक्त और सर्वमान्य नाम रहा है। इसके बाद रीति काव्य धारा जो 3 रूपों में विभाजित हुई है उसका विवेचन करने के पूर्व मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी काल का यदि हमें अध्ययन करना है तो तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का अवलोकन भी करना आवश्यक रहेगा। और संक्षेप में मैं यह रीतिकालीन सामाजिक परिस्थिति क्या थी, सांस्कृतिक परिस्थिति क्या थी, यह बताने का प्रयास कर रही हूँ। रीतिकाल को सामाजिक दृष्टि से आदि से अंत तक घोर अधःपतन का युग कहा जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु उस समय बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार या अमीर उमराव। विलासी वृत्ति के कारण सामंतों का दृढ़ पौरुष दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था। अधिकतर सामंतों के अंतपुर में विभिन्न वर्गों और जातियों की अनेक स्त्रियां रहती थी। परिणाम था अभिजात वर्ग पतन की ओर उन्मुख होने लगा था। मद्य और दूध का व्यसन उनके जीवन का अंग बन गया था। मध्य तथा निम्न वर्ग के राज्य कर्मचारियों के भी छोटे छोटे हरम थे जिनमें अनेक रक्षिताएं रहती थी। उच्च व साधारण वर्ग की जनता में अंधविश्वास प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा था। कृषक श्रमजीवियों का निम्न वर्ग एक ओर से शासन की कर से तो दूसरी ओर सेठ साहूकार आदि के मार से परेशान था। युद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण कृषि की हानि हो रही थी। इनकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक शोचनीय ऐसी थी। शासक एवं संपन्न जो वर्ग था, जो बिना काम का था, वह संपन्न वर्ग था। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध उस समय नहीं था। रिश्वत लेना, कम उम्र में लड़कियों का विवाह करना या अपहरण करना आम बात बन गई थी। लड़कियों की छेड़छाड़ करना, तितर बटेर पालना शाहजादों और राजकुमारों की दिनचर्या बन गई थी। अतः महल, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग में अनैतिकता का बोलबाला था।
उसके बाद इस समय की यदि सांस्कृतिक स्थिति देखी जाए तो इस काल के अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेश से हिंदू और मुस्लिम संस्कृति निकट आने का जो उपक्रम कर रही थी वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त ही हो चुकी थी। राजाओं, श्रीमानों दीक्षा प्राप्त करने के बाद तत्व चिंतन करने के बजाय भौतिकता की ओर उन्मुख हो गए थे। मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हो गए थे। केवल बाह्य चरण ही धर्म पालन रह गया था। इसी में कबीर, नानक जैसी प्रतिभा नहीं थी जो जन जीवन को प्रभावित कर सके। दरबारी कवि सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा कर काव्य में संस्कृत काव्य शास्त्र का आधार लेकर नकसिक वर्णन, नायिका भेद तथा श्रृंगार रस की धारा बहती रही है। इस समय नीति, भक्ति और वीर काव्य भी लिखे गए, किंतु इनमें जीवन की गहनता का अभाव दिखाई देता है। रीतिकाल की कवियों को मुख्यतः हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि कहते हैं। इसी आधार पर रीतिकाल की अवधारणा को हम समझ पाते हैं। इन तीनों धाराओं के कवियों ने अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर काव्य सृजन किया है। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य अंगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनका उद्देश्य था संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद करना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना यह उनका उद्देश्य नहीं था। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में कोई विशेष गहराई देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि संस्कृत के काव्य शास्त्र में मिलती है। इन्होंने अलंकार, छंद, भाषा, शब्द शक्ति, नायिका भेद का काव्य शास्त्रीय दृष्टि से लेखन तो किया, संस्कृत साहित्य के रस, अलंकार तथा ध्वनि संप्रदायों का प्रभाव तो इन पर रहा, लेकिन वे बंदी बंदाई परिपाटी पर चलते रहे। किसी नवीन मौलिक उद्भावना को जन्म वे नहीं दे सके। ज्यादातर नायिका भेद और अलंकार निरूपण में ही वे डूबे रहे। कोई जटिल समस्या को इन्होंने नहीं छुआ है। राज दरबारी आचार्य कवि का उद्देश्य पांडित्य और काव्य कौशल का प्रदर्शन रहा है। सर्वत्र उनमें अहम की प्रधानता दिखाई देती है। अलंकारिक शैली में पहेलियां बुझाई गई है। इन्होंने लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें काव्य शास्त्र के पंडित थे, जैसे कि जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं वे है श्रीपति, देव, मतिराम, चिंतामणि, केशव, पद्माकर आदि भी रीतिबद्ध कवि के रूप में आते हैं। उसके बाद रीति सिद्ध कवि, इनमें ऐसा एक वर्ग था जिन्होंने परिपाटी में आस्था रखते हुए स्वतंत्र ग्रंथों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा का परिचय दिया। स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की सृष्टि की, कला पक्ष और भाव पक्ष का समान रूप से चित्रण किया है, न कि स्वतंत्र लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ऐसे कवि यानी कि बिहारी इस कोटि में आते हैं। तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा भी हम कहते हैं। बिहारी, मतिराम, पद्माकर आदि कवियों ने हृदय के भाव आवेगों को मुक्त भाव से उंडेल दिया है। वास्तव में इनका काव्य जगत
बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अधिक है। इन्होंने प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति के शैली में व्यक्त किया है। इनका प्रेम वर्णन व्यथा प्रदान है। इसमें संयोग की बजाय पीड़ा की अनुभूति की प्रखरता लक्षित होती है। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य में हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का और भक्तिकालीन साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। इस काल की दो प्रधान प्रवृत्तियां हैं, एक श्रृंगारिकता है, दूसरा कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। रीतिकालीन कवियों ने आचार्य, कवि, शिक्षक बनने की अधिक इच्छा थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र को आधार बनाया और काव्य लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। इस प्रकार से मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि रीतिकाल की अवधारणा रीतिकाल के परिवेश को, युगीन परिवेश को प्रस्तुत करते हुए, सामने रखते हुए रीतिकाल की अवधारणा का विश्लेषण प्रवृत्तियों को हम ले सकते हैं। अब रीतिकालीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, किस प्रकार की थी, या आप सभी को पता है कि रीतिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। रीतिकाल में रीति का निरूपण है, ब्रज भाषा की प्रधानता है, इसमें सबसे अधिक काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। नायिका भेद का वर्णन अधिक रूप से इसमें किया गया है और काव्य तत्वों को ध्यान में रखकर रचना करने का अधिकतर प्रयास इस काल में किया गया है। और इसीलिए अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि रीतिकाल की जो अवधारणा यहाँ व्यंजित होती है, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है कि इसमें कलात्मक जो सौंदर्य है, भावनात्मक जो सौंदर्य है, उसकी अभिव्यक्ति हुई या नहीं है। रीतिकाल में जब हम सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति को देखते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिंब है, उसकी सामाजिक उपादेयता क्या है, यह देखकर ही हम रीतिकाल की अवधारणा का विवेचन कर सकते हैं। क्योंकि तत्कालीन साहित्य का ही प्रतिबिंब यह रीतिकाल है और विभिन्न विषयों का परिपाक उसमें समन्वयता के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में या काव्य लक्षण को ध्यान में रखकर साहित्य सृजन किया गया है। अंत में मैं इस विश्व हिंदी राष्ट्रीय सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के संयोजन समिति के अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण मुझे यह बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आप सभी ने मुझे बड़ी स्तब्धता से, शांति से सुना, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही कुछ अलग सा, ऐसा नहीं लगा कि वही चीज़ें हम बार बार सुन रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक किस तरह की परिस्थितियां थी और क्यों थी, ये भी बताया कि किस तरह ऐसा क्यों था। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही धन्यवाद आपको, हमारे इस मंच से जुड़े और आपने अपना समय दिया और समय से अपना उद्बोधन समाप्त किया। धन्यवाद आदरणीय। और मैं इसी के साथ साथ मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय डॉक्टर पूजनीय शाहबुद्दीन नियाज़ शेख सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि नागरी लिपि परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी आशा के साथ मैं स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। स्वागत है। नमस्कार सभी को। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज की ये
107 क्रमांक की ये राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी है। इस गोष्ठी के लिए पटल पर उपस्थित है संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी प्रयागराज, संस्थान के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं। इस गोष्ठी के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया, ऐसी प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा मलिक, अध्यक्ष हिंदी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मोटे, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग तथा हिंदी अनुसंधान केंद्र के सदस्य, न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर महाराष्ट्र। दूसरी वक्ता है प्राध्यापिका राबन मुल्ला जी, डीपी भोसले कॉलेज कोरेगांव, जिला सातारा, महाराष्ट्र। इस गोष्ठी की संयोजिका है पुष्पलता श्रीवास्तव शैली जी, रायबरेली से हैं। संचालन कर रही है डॉक्टर रश्मि चौबे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। सीमा पूर्णा मालवी जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है। मणिबेन जी भी पटल पर उपस्थित है। इसके बाद और भी संस्थान के सदस्य हैं। डॉक्टर भरत शेनकर जी अकोले महाराष्ट्र से हैं। प्राध्यापिका रोहिणी डावरे, वो भी अकोले महाराष्ट्र से है। डॉक्टर शिराज शेख कोरेगांव से हैं और अन्य महानुभाव इस गोष्ठी में जुड़े हुए हैं। साथियों, इस गोष्ठी के दो वक्ताओं और मुख्य अतिथियों द्वारा जो उद्बोधन दिए गए हैं, फिर वे डॉक्टर सुनीता मोटे हो, डॉक्टर सुचित्रा मलिक है, प्राध्यापिका राबन मुल्ला है, इनके माध्यम से रीतिकाल की अवधारणा को लेकर बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी है। हमारे ज्ञान में एक प्रकार की वृद्धि हुई है। वास्तव में देखा जाए तो संस्थान की ये बड़ी उपलब्धि है। विश्व हिंदी साहित्य संस्थान पिछले 2-2.5 वर्ष से आभासी राष्ट्रीय गोष्ठी के माध्यम से हम सबका ज्ञान वर्धन कर रहा है। संस्थान ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर सूफी काव्य पर, दक्षिणी काव्य पर भी गोष्ठियां ली हैं। भक्ति काल पर लगभग 7-8 महीने तक गोष्ठियां चली और रीतिकाल को लेकर ये हमारी आज की प्रथम गोष्ठी है। इसके बाद रीतिकाल पर और भी गोष्ठियां क्रमशः निरंतर जारी रहेगी। संस्थान प्रति मास 4 मुख्य गोष्ठियां आयोजित करता है। पहले महीने के पहले रविवार को बाल संसद, दूसरे रविवार को युवा संसद, हर महीने की 15 तारीख को सामाजिक समस्या को लेकर आभासी गोष्ठी और महीने के अंत में 30 या 31 तारीख को हिंदी साहित्य को लेकर हम गोष्ठी आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त हर राज्य की एक गोष्ठी होती है। हर महीने अलग अलग राज्यों को इस प्रकार का अवसर दिया जाता है, चाहे फिर कवि सम्मेलन हो, सामाजिक समस्या पर गोष्ठी हो, वैसी गोष्ठी आयोजित होती है। कभी कभी हमारी संस्थान की बैठकें भी होती है। तो इस प्रकार से संस्थान का जो कार्यक्रम है
ये जो उपक्रम है निरंतर रूप से जारी है। संस्थान के सदस्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और संस्थान ने अपने 25 वर्ष पूर्ण किए हैं। रजत समारोह हमने सितंबर मास में प्रयागराज में बड़े पैमाने पर हमने वो मनाया है। आगामी हमारा वार्षिक अधिवेशन सितंबर 2022 में अहमदनगर महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिसके लिए डॉक्टर भरत शेनकर जी, प्राध्यापिका रोहिणी डावरे, डॉक्टर अशोक गायकवाड़, डॉक्टर हरमन जगताप और न्यू आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भास्कर झावरे जी इस काम में लगे हुए हैं। तो आज की गोष्ठी का जो मुख्य विषय रहा है कि रीतिकाल की अवधारणा, इस विषय को लेकर काफी बातें हमने सुनी है, चाहे रीतिकाल की प्रवृत्तियां हो, रीतिकाल की विशिष्टताएं हो, रीतिकाल की परिस्थितियां हैं, रीतिकाल के कवि है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि की भी चर्चा इसमें हुई है और रीतिकाल की मुख्य भावधारा किस प्रकार की थी, इसके ऊपर तीनों भी वक्ताओं ने बड़ी सुंदर पद्धति से अपना यहाँ पर मंतव्य दिया है। हम अलग अलग गोष्ठी में अलग अलग वक्ताओं को इसलिए आमंत्रित करते हैं कि हमारे वक्तागण बड़े परिश्रम, लगन और निष्ठा के साथ अध्ययन करते हैं और पूरी तैयारी के साथ हम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। परिणामतः हमारा बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन होता है। वास्तव में देखा जाए तो इन उद्बोधनों के माध्यम से एक बात समझ में आती है कि रीति का अर्थ है प्रणाली, और इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 1700 से 1900 संवत में रीतिकाल माना जाता है। ईस्वी सन जो है 1648 से 1848 तक रीतिकाल को हम मानते हैं। लेकिन मुगल सम्राट जो शहंशाह जो है शाहजहां के समय से रीतिकाल का आरंभ मानते हैं, लेकिन उसके बाद मात्र मुगल साम्राज्य का अंत शुरू होता है। रीतिकाव्य में श्रृंगार काव्य की प्रधानता रही है। हम सब ने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है। यहाँ तक किसी विद्वान वक्ता ने भी कहा है कि रीति काल में श्रृंगार अश्लीलता की कोटि तक पहुंच चुका था। साहित्य था ही, लेकिन साहित्य किस प्रकार का रहा, किस कोटि का रहा, ये हम सब जानते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है। तो इस प्रकार से श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण रीतिकाल के जो सम्राट हो, बादशाह हो, वे सारे विलासिता के मार्ग पर चल रहे थे, विलासिता में डूबे हुए थे और उसका परिणाम रीतिकाल के काव्य पर हो चुका है। आजकल हम देखते हैं कि उसमें रीति सिद्ध कवि है, रीतिबद्ध कवि है, रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त कवि अवश्य रहे, लेकिन वे रीति छोड़कर नहीं रहे, रीति से जुड़कर रहे, रीति में रहे। भले ही नाम उनका रीति मुक्त कवि हो, लेकिन वे रीति में रहे। तो इस प्रकार से रीतिकाल का समय सबसे छोटा काल हम रीतिकाल मानते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। आदिकाल है, भक्तिकाल है, इसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, और आधुनिक काल है। आधुनिक काल का तो विस्तार बहुत बड़ा है, भविष्य में हम उस पर भी गोष्ठियां करने वाले हैं। तो छोटा काल होने के बावजूद भी रीतिकाल की जो अवधारणा है, ये हमें अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। हम सब उसका अध्ययन करते हैं, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो रीतिकाल का अपना विशिष्ट स्थान हिंदी साहित्य के इतिहास में है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी ने और वक्ताओं के रूप में डॉक्टर सुनीता मोटे जी और प्राध्यापिका राबन मुल्ला जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत तैयारी के साथ में, और बहुत सुंदर उद्बोधन के माध्यम से हमारे ज्ञान में वृद्धि की है।
आप हमारे संस्थान के इन सदस्यों में से बहुत सारे जानते हैं कि मेरी नेत्र ज्योति थोड़ी कमजोर हो चुकी है। उसके लिए डॉक्टरी इलाज जारी है। लेखन और पठन फिलहाल बिल्कुल बंद है और इसलिए मुझे अपना अध्यक्षीय मंतव्य बहुत कम समय में देना पड़ता है। शीघ्र ही नेत्र ज्योति में जब विस्तार होगा तो फिर मैं अपने पूर्व स्थान पर आकर अध्यक्षीय भाषण बिल्कुल अध्ययन पूर्ण दे पाऊंगा। पुनः एक बार मैं आज के हमारी गोष्ठी की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी, वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मोटे जी, प्राध्यापिका राबन मुल्ला जी, इनके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनके उद्बोधन के माध्यम से हमारी आज की गोष्ठी बहुत अच्छी सफल हुई है। वास्तव में देखा जाए तो ये रीतिकाल से संबंधित ये पहली गोष्ठी है और रीतिकाल की गोष्ठी का आरंभ बिल्कुल अच्छे पैमाने पर हुआ है। हम बड़े संतुष्ट हैं आपके उद्बोधन के माध्यम से। पुनः मैं आपको साधुवाद देता हूँ। इस पटल पर जुड़े हुए सभी हमारे सदस्यगण, हमारे मित्रगण, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस गोष्ठी को सफल बनाने में डॉक्टर रश्मि चौबे गाजियाबाद से हैं, संयोजिका के रूप में डॉक्टर पुष्पलता श्रीवास्तव शैली रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और रश्मि लहर श्रीवास्तव भी है और भी जो सदस्य हैं, मणिबेन जी है, सीमा मालवीय है, डॉक्टर भरत शंकर जो हमारे संस्थान के महाराष्ट्र के प्रभारी है। इन सब के प्रति, रोहिणी डावरे के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी की विराम देता हूँ। डॉक्टर सिराज शेख भी कोरेगांव महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। वे भी हमारी अलग अलग गोष्ठियों में निरंतर जुड़ते रहते हैं और हमारा बिल्कुल उत्साहवर्धन करते हैं। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। और आपने यहाँ पर कहा कि रीति मुक्त जो कवि थे वो भी कहीं ना कहीं रीति से बंधे हुए थे। ये आपने एक अलग बात यहाँ पर इस मंच पर कही। बहुत बहुत धन्यवाद। बोधा जी की 2 लाइनें आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो धन है तो गुणी बहुत है और जो गुण है तो अनेक हैं ग्राहक। आप जैसे गुणवान व्यक्तियों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ इस मंच पर, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आपका भले ही से आँखों में कमजोरी है, अभी ठीक हो जाएंगी, परंतु आपके सानिध्य और आपके मार्गदर्शन से ये मंच निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर शुरू से ही कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय शिराज शेख जी, जावीर सिंह जी, अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, भरत चौहान जी, पूजा शिंदे जी, मुक्ता कौशिक जी भी आ गई हैं और मीना साले जी भी जुड़ चुके हैं, पारुल धीमान और फिजा शेख जी, उन सब का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो कि हमारे इस मंच से जुड़े हुए हैं। और सचमुच आज वक्ताओं के जो वक्तव्य थे, उद्बोधन थे, वो इतने अच्छे थे, इतनी तैयारी से आए थे कि एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम क्यों सुन रहे हैं। इतना हर शब्द सुनने लायक था और ज्ञानवर्धक था। तो सभी हमारे वक्ताओं के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आभार के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पूर्णिमा मालवीय जी को। स्वागत है आपका मंच पर पूर्णिमा। विश्व हिंदी साहित्य संस्थान को मैं नमन करती हूँ और हमने तो सोचा इतनी लंबी संगोष्ठी के बाद हमें मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा आभार करने का, क्योंकि इतनी बढ़िया और इतनी रोचक संगोष्ठी हो रही थी कि उसमें बस एक टक करके बस सुनना ही सुनना था। हम शुरू करते हैं। डॉक्टर हमारे पहले परम प्रिय अध्यक्ष को मैं सादर नमन करती हूँ और उनकी नेत्र ज्योति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि शीघ्र से शीघ्र लौट आए, क्योंकि सूरदास जी की तरह आपकी अंतर ज्योति भी बहुत तीव्र है, तो उससे ही हम लाभान्वित होते हैं। बस आप ऐसे ही बने रहिए, हम लोग के साथ बरगद की छाया की तरह विराजमान रहिए, बस ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ जो तबीयत खराब होने के बाद भी और कैसे भी रहे लेकिन मंच पर आप समय से उपस्थित होते हैं और पूरे समय तक रहते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात को देखकर।
मेरे सचिव महोदय जो कि बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छे हैं, वो भी ये हमारे मंच की उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, एक भी मिनट खाली नहीं बैठते हैं। उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो भी देखिए, अनुशासन से ही सब कुछ होता है, अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन में सब कुछ बेकार है। तो इसलिए, और यहाँ पे जो 2 सदस्य हैं जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो अनुशासनबद्ध हैं, तो इसलिए पूरा मंच बहुत आराम से बहुत अच्छा चल रहा है और उसी से हम लोग भी अनुशासित हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका। हम और विशिष्ट अतिथि हमारी हैं सुचित्रा मलिक जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। मैंने इनको शायद ऐसा लगता है कि पहले भी सुना है, चाहे किसी मंच पे या यहीं पर। हाँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत कुछ जानने समझने को मिला आपसे। ऐसे ही आती रहिए, हम लोग को नए नए चीजों से अवगत कराती रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। हमारी दूसरी वक्ता प्रोफेसर रामन मुल्ला जी, जो देखने में बहुत छोटी, शायद हमसे छोटी ही हो, लेकिन उनके घाव करे गंभीर वाले बात है। बहुत ही अच्छा बोली और बहुत ही ऐसे ऐसे वाक्यों पर, ऐसे ऐसे दृष्टियों पर अपने विचार रखे जहां तक हमारी पहुंच कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन सुन के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इससे हमारे जो शोध छात्र हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे। तो ये परिचर्चा बहुत अच्छी लगी हमें, तो आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, आपने बहुत पहले दिया था, पहली वक्ता थी और बहुत विस्तार से आपने बताया था रीतिकाल के विषय में, तो जिससे हम लोग रीतिकाल के प्रत्येक क्षेत्र से लाभान्वित हुए। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त स्वागत श्रीमती रश्मि लहर जी ने किया, जो कि संचालन में भी परिपक्व हैं और स्वागत में भी परिपक्व हैं। हमारे यहाँ जितने भी हैं बहुत ऑलराउंडर है, उन्हें कुछ भी कैसे भी लगा दो, समय समय पर अपना रूप बदल के सामने आ जाते हैं, और यही प्रतिभा जो है वो हमेशा काम देती है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जो मनी बहन है, उनकी कविता बहुत अच्छी थी। कोरोना काल में हम सबने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन यह है कि बार बार उसी को ला करके सामने पेश करने से एकदम सिहर जाते हैं हम लोग। लगता है कि अब वो ना आए और ना उसकी कविता ही सामने आए, लेकिन फिर भी आपने अपनी परिस्थितियों से अवगत कराया और वो सच में वो सत्य घटना पर आधारित थी। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में संचालन कर रही हमारी प्यारी सी बहन डॉक्टर रश्मि चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका कुशल संचालन बहुत ही हम सबको और इस पटल को एक नई गति प्रदान करता है। और बराबर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही कुशल विशेषज्ञ भी हैं और साहित्यकार भी हैं, इसलिए वो बीच बीच में जो तोड़ देती हैं और जो बताती हैं, उद्बोधन देती हैं, वो भी बहुत सारगर्भित होता है, सराहनीय है। इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारी जो संयोजक महोदया हैं श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने 8 दिन 10 दिन पहले से इस कार्यक्रम को संजोया और संवारा और हम सबको एक गुलदस्ते की तरह पेश किया। उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जितने हमारे मुक्ता कौशिक जी हैं और भी लोग हैं जितने जुड़े हैं हमारे इस पटल से, रश्मि चौबे जी ने बताया था नाम, अब हमें तो देखना भी नहीं आता और थोड़ा दिखाई भी नहीं पड़ता कि कौन कौन जुड़े हैं, लेकिन जो जुड़े हैं वो अवश्य ही इस सारगर्भित वक्तव्य से लाभान्वित हुए होंगे। और आगे भी हमारी संगोष्ठी, चूंकि इतिहास लिखना बहुत कठिन है, देखिए सब में आप काव्य देखेंगे, गद्य देखेंगे, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा बहुत कम मिलती है। तो लाभान्वित होंगे और आगे भी बने रहिएगा, बराबर हम इस पे अपनी चर्चा करेंगे। और सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
और रीतिकाल में हमें सिर्फ श्रृंगारिकता ही नहीं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आदरणीय मलिक जी ने जैसे बताया हमें, तो बहुत ही हम रीतिकाल को लेकर आगे अगली गोष्ठी भी होगी। और यहाँ पर मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी मिले, और एक दोहे से अंत करना चाहूँगी इस कार्यक्रम का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम का अंत करूँ मैं? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। आप कुछ कहना चाहती है उसके पूर्व जरूर कहिए दोहा। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, हुई खाए बोराए नर, हुई पाए बोराए। तो आपने रीतिकाल में क्या पाया, ये अपनी अपनी समझ पर भी निर्भर करता है। और आज की बहुत सुंदर गोष्ठी हुई। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। शुभ रात्रि सभी को। अगली बार हम सब फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते सर। सुचित्रा मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। आपको नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा उद्बोधन दिया आपने। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। आप बहुत व्यस्त है किसी गोपनीय कार्य में, लेकिन फिर भी आप जुड़ गई और अच्छा मंतव्य उद्बोधन दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से ना लोक सेवा आयोग जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। 5 बजे 10 से 5 लौटती हूँ। 28 29 30 तीनों दिन। हाँ, लेकिन मैं आगे भी आती रहूंगी। स्वागत है आपका। हाँ, पहले से बता देना। 3-4 दिन पहले बता देना। दोबारा निमंत्रित करेंगे हम। हाँ, 4-5 दिन पहले बता देना। हाँ बिल्कुल, 1 सप्ताह पहले तो मैनेज कर लूंगी। ओके। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। मोहित, तेरा इधर आना।